जी जी लेक्चर नंबर 12 है जी। आप लोगों को होमवर्क दिया था बच्चों, ऐसे ही है जी। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 बी था मेरा ख्याल है, शायद 8 बी था बच्चों। अच्छा जी, लें सर। कहता कंप्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। सर 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं बच्चों? 3। और तीनों क्या हैं बच्चों, बताओ शाबाश? सेपरेट हैं। तीनों क्या हैं जी? जी कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू 3 एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स एसेट। ये फिक्स एसेट जो है ना बच्चों, जो हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इसे फिक्स एसेट भी कहते हैं जी। ट्रांजेक्शन नंबर 1 जी। जी कल आपको मेरा ख्याल है समझाई भी थी। मैंने कहा था आपने गेन और लॉस निकालना है। कैसे? बोले शाबाश। कैसे कैसे? जर्नल एंट्रीज करके। क्या करके जी? लें सर। पहले जी रिक्वायरमेंट नंबर 1 कहता जी इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 1, यानी ट्रांजैक्शन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। कहता फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर लाइवली। जब दोनों रिलायबली मेजरेबल हैं तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? ओल्ड वाले को जी। बहरहाल ये तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट तो जाके स्टेप नंबर 3 में आएगी ना, बाकी स्टेप्स तो चेंज नहीं है जी। बताएं जी क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट? स्टेप नंबर 1 बताएं। ओल्ड एसेट की कॉस्ट बता दें। अच्छा जी जी एसेट जी इधर लिख देते हैं क्या जी? ओल्ड जी। कॉस्ट बताएं जिसकी कितनी है? 10.3 मिलियन। ऐसे ही है जी। जी ये एसेट गिवन आपका मतलब है ओल्ड वाले का डेटा है, और इसका मतलब है ये न्यू का डेटा है जी। स्टेप नंबर 2 बताएं नहीं जल्दी शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों? ले सर। किस चीज का? वो आपने बनाया होगा ना घर में। एक्यूमुलेटेड जी जी दी हुई है, गिवन है। नो सर। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू। ये मेरे सारों की बता दीजिएगा जरा। 11 पॉइंट जी। ये लें जी, ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों। लें सर। बताएं जी शाबाश कितनी है? स्टेप नंबर 2 जी। स्टेप नंबर 3 पे आ जाएं। न्यू एसेट को किताबों में रिकॉर्ड करना। एसेट बड़ा तो डेबिट होगा भाई। एसेट की कॉस्ट ने वाले की, किसकी जी? कैसे आनी है जी? इधर देखें। फेयर वैल्यू ने वाले पुराने वाले एसेट की 8.5 है, और कैश पेड होता तो ब्रैकेट्स में लिखा होता नेगेटिव। ये रिसीव है तो भैया ये माइनस करेंगे 7.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लें जी। स्टेप नंबर 3 हो गया जी। जी अगला बताएं। 1.1 मिलियन से पैसे मिले तो कैश क्या हो गया जी? कितना? ये स्टेप नंबर जी। बताएं जी प्रॉफिट और लॉस किस साइड पे आ रहा है? गेन आ गया, गेन आ गया। ओए होए जी, गेन आ गया जी। प्रॉफिट और लॉस ये लें जी। डन डन जी। जी ओके जी, सबने कर लिया होगा। हमारा जवाब क्या है इसमें? ये जी हमारा क्या है बच्चों? ओके जी, जवाब आ गया। लें सर अगली ट्रांजेक्शन्स में है जी। आ जाए जी ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे जी। बोलें जी स्टेप नंबर 1। लेकिन पहले पढ़ लें क्या कहता है। कहता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर। जब उसने खुद कह दिया अब हम फिर कोई पंगा नहीं लेंगे जी। अब हम न्यू एसेट का डेटा को इस्तेमाल करके कॉस्ट निकालेंगे। बहरहाल स्टेप 2 जो पहले हैं वो तो सेम है ना।
बताइए पुराने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है? 12 पॉइंट जी 12.4 जी। स्टेप नंबर 2 जी, वो अभी आपने मुझे बताई है जी। 12.5 जी। ये स्टेप कौन सा हो गया जी? 2 जी। नेक्स्ट जी, न्यू एसेट की कॉस्ट जी। देखें जी, जो फेयर वैल्यू है ना नए वाले एसेट की, वही हमारी क्या है बच्चों? जी बताएं जी, फेयर वैल्यू कितनी है जी? लें सर, कैश बताएं। 1 मिनट जी, बस इधर जा रहा हूं मैं, इधर बताएं जी। कैश पे किया, क्या किया? कितना जी? तो पे किया तो कैश क्रेडिट होगा डेबिट होगा? लेंच, ये स्टेप आपका क्या हो गया? 4 और ये सॉरी 3 था। बताएं जी वजन किधर आना है? डेबिट साइड पे वजन आएगा, बोले शाबाश। 0 पॉइंट बैलेंसिंग, क्या बच्चों? ओके जी, ओके भाई जी, ओके बच्चों सर। अच्छा जी, ये लॉस है, क्या है जी? डन जी। ट्रांजैक्शन नंबर जी 3 जी। पहले पढ़ लें वो कहना क्या चाह रहे, कहता इस ट्रांजैक्शन में फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज रिलायबली, तो फिर हम फेयर वैल्यू को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे भाई। हाँ, बुक वैल्यू को। किसको? बहरहाल पहले 2 स्टेप्स तो बता देना, पहले 2 स्टेप्स तो बताएं। एसेट जी 14 पॉइंट, इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। न्यू एसेट की कॉस्ट कैसे आएगी जी? इधर ही मैं वर्किंग कर रहा हूं जी। बुक वैल्यू बता दें कितनी है? उसने खुद बताई हुई है। और बताएं जी, कैश पे हुआ कुछ? नहीं, होना ही नहीं जी। यही इधर आ जाना है बच्चों। मेरा ख्याल ऑलरेडी बैलेंस है। ऑलरेडी क्या है जी? ये बात समझ आती है आपको? आप करके देख लें, बैलेंस है। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन लैक कर रही है कमर्शियल सब्सटेंस। क्या कर रही है? ना कोई गेन है और ना ही क्या है जी? लॉस है। ना ही क्या है बच्चों, बोलो। इधर देखें, इधर देखें। वो 1 मिनट हो भाई, ना कर जी। 14.5 में से आप निकालें जरा 11.1, 3.4 बुक वैल्यू नहीं है? बुक वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर के नहीं है बच्चों के? नहीं, तो उसके बराबर ही आ जाना है किसने? न्यू एसेट की कॉस्ट ने। इसमें ना तो भैया कोई कैश पे करना पड़ेगा, ना रिसीव होगा, और ना ही कोई प्रॉफिट और लॉस होगा। डन डन। जब आप इस डेटा को सामने रख के, जब आपने बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट को सामने रख के कॉस्ट निकालनी है न्यू एसेट की, तो बच्चों ना गेन ना लॉस, ना कैश आना ना जाना। डन डन जी, ओके जी। ये वाले काम हमें कब करने पड़ते हैं बोलें? ये एक्सचेंज वाला, ये एक्सचेंज के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें नए एसेट की कॉस्ट गिवन, ये वाले जो सिनेरियोस आपको बनवाए हैं ना, ये तो एक्सचेंज है। ये क्या है बच्चों? ये जो स्टेप नंबर 3 है, जरा मैं इसे ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अगर तो वो खुद बता दे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इतना है, फिर हमें खपने की जरूरत है ही नहीं। अगर वो क्वेश्चन में ना बताए कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और बच्चों एक्सचेंज वाला सवाल हो, तो फिर हमारे पास वो 3 सिनेरियोज हैं। सही है जी?
पुराने एसेट की फेयर वैल्यू, नए एसेट की फेयर वैल्यू, दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, फिर हमें मजबूरन बुक वैल्यू का इस्तेमाल करके क्या करना पड़ेगा, नए एसेट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ये बातें आपको समझ आ गई हैं? ये बातें समझ आ गई? लास्ट टाइम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी, ये होगा कब, जब एक्सचेंज का क्वेश्चन हो। कौन सा क्वेश्चन हो? ये बात समझ आ गई? चलें जी। अच्छा बच्चों, अब आपको एक और क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए, वो मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 43 से आगे वो 3 सिनेरियोज थे। अगर ये कर लिया तो उसमें तो कोई मसला नहीं होगा जी। ओके बच्चों, अब जी जी नहीं नहीं, नो, कोई पैसे नहीं आए ना गए। किस में? एग्जाम्पल नंबर कौन सी? एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर 6 तक आप पहले होमवर्क तो करके आए ना। एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर 6 तक आपका होमवर्क है जी, पेज नंबर बता दें। ये लेक्चर नोट्स में होंगी, लेक्चर नोट्स में होंगी जी। एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर 6 तक पेज नंबर बताएं पहले। हैं 157 तो नहीं होगा बच्चे? आप अपना होमवर्क नोट करें जी सुबह सुबह ही आज। ये कल देना था, पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं रहा। जी 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 हाँ जी, ये पेज नंबर है जी 131। पेज नंबर बच्चों 131 पे आए, नई किताब जी। एग्जाम्पल नंबर 2 से लेके मेरे मासूम दोस्तों आपने एग्जाम्पल नंबर 6 तक क्या करके आना है जी, ये आपका होमवर्क है जी। ओके बच्चों, ये सारे एक्सचेंज के सवालात हैं। कौन से सवालात हैं? एक्सचेंज के सवालात हैं। क्या है बच्चों जी? नॉर्मली जब सिनेरियो नंबर 3 दिया जाता है ना, जब बुक वैल्यू का इस्तेमाल होता है तो गेन लॉस सिफर आएगा। क्या आएगा बच्चों? याद कर लें। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कैश की कुछ पेमेंट हो, कैश की कुछ पेमेंट ना हो। सही है जी। जब कैश की पेमेंट हो या ना हो फिर गेन लॉस आएगा, अदरवाइज सिफर होगा। क्या होगा? लॉजिकल बात है ना बच्चे? मुझे पहले पूरी बात करने दिया करें जी। जब कोई कैश की रिसीड या पेमेंट नहीं है तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो बुक वैल्यू है वही आपका क्या आ जाना है, नए एसेट की कॉस्ट आ जानी है। ठीक है, और जब कैश की रिसीड या पेमेंट हो तो फिर क्या आ जाना है जी, वो आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाना है उसके बराबर। बता दें एग्जांपल नंबर अब कौन सी है, सफा नंबर बता दें। आपके पास नई किताब है पुरानी है? 157 150 जी। अच्छा, ये जो आपको घर से करने के लिए दिया था। अच्छा जी, जी इधर आ जाएं जी, इस सवाल पे आ जाएं जी। कहता फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू एसेट्स आर नॉट गिवन। जी सबसे पहले मुझे आके बताएं जल्दी से, शाबाश, जनरल एंट्री करके बता दें जी। जी जनरल एंट्री करके बता दें, शाबाश। एसेट ओल्ड बताएं जी, कॉस्ट। ये स्टेप नंबर क्या है? 1 है। स्टेप नंबर 2 जल्दी से शाबाश बताएं जी। स्टेप नंबर 2 जी 250 जी। तीसरी बात बच्चों, आप देखें दोनों क्या हैं बच्चों? नॉट गिवन। क्या जी? अच्छा अब आप, हाँ ये इन्होंने किया हुआ है जी, नॉट गिवन। आप बताएं जी, बुक वैल्यू का इस्तेमाल करें जी। बुक वैल्यू बताएं कितनी है? ये 50 जी। क्या जी? निकाल लेना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 जी। अच्छा, कैश पे किया है इस एग्जाम्पल के अंदर कितना पे किया? पहले मुझे बताएं एसेट की कॉस्ट जी। कैश कितना पे किया बच्चे जी? सॉरी, कॉस्ट कितनी आई जी? 50 रुपए बुक वैल्यू। इसमें जितना कैश पे किया वो ऐड होना है, ये आ जाना है 550 के बराबर। आ गया जी? आ गया जी? जी अब मुझे बताएं बच्चों चौथा स्टेप क्या है? कैश, एक मिनट, ये था स्टेप 3, ये 4 है। कितना आना है जी?
ओ सॉरी सॉरी, जी ये बराबर होगा, ये क्या है, ये बराबर है, क्या है जी, जी ये ऑलरेडी क्या है, ये प्रॉफिट, अगर तो बुक वैल्यू जो है उसकी बेस पे हमने कैलकुलेशन करनी है तो याद रखिएगा, और कैश कुछ नहीं पे किया तो जी ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन क्या होगी, बैलेंसिंग होगी, क्या होगी बच्चों। अच्छा, अगर कुछ कैश, अब जरा लॉजिकल बात सुन लें, इधर इधर देखिए आप सारे, अगर कुछ भी कैश पे नहीं किया तो बच्चों इधर फिर कितना आना था, 50 आना था, ये ऑलरेडी बैलेंस होना था, ये और देख लें, ये ऑलरेडी क्या होना था, नो गेन नो लॉस। अगर आपने 500 रुपए का कैश पे कर दिया, इसमें कितना ऐड होना है, उतने से न्यू एसेट की कॉस्ट बढ़ जानी है, क्या बढ़ जानी है, जितना कैश पे किया उतने से न्यू एसेट की क्या बढ़ गई है भैया, कॉस्ट बढ़ गई है। आपने 500 इधर लिखा, 50 में ये 500 ऐड किया, ये आया नो गेन नो लॉस, ठीक है जी, सही है जी। और अगर कैश का डेटा नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर ये लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर ये इधर क्या आ जाना था, 50 ऑलरेडी क्या होना था। और अगर कुछ कैश पे किया है, कुछ सवालों में ऐसे आएगा कि कैश पे किया होगा, आपने वो इधर लिखना है, इसके अंदर वो ऐड कर देना है, आपका सवाल फिर भी क्या होगा, बैलेंस ही होगा, सही है जी। गेन लॉस इसमें आता ही नहीं है इसमें इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन लैग कर रही है कमर्शियली सब्सटेंस, कमर्शियली जो है ना इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना कि पुराने एसेट की और ना ही बोलो शाबाश नए वाले एसेट की, सही है जी, वायबल ही नहीं है, तो गेन लॉस होगा ही नहीं। आपने पुराने डेटा को इस्तेमाल करके आप क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं न्यू एसेट की, सही है बच्चों, ओके जी। अच्छा, अब आप इस तरह करें, आगे चलें, सफा नंबर ओपन कर लें भाई किताब का, जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जल्दी से ओपन करें जी बुक का, शाबाश। ये पेज नंबर मुझे भी जल्दी से बताना है नई किताब का, करें नहीं करें, जल्दी करें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 ओपन करें, शाबाश। हैं 115 कर लिया जी ओपन, एक 115 जी। हमारा जो स्टैंडर्ड है ये वाला, ये है IAS, बोलें नाम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, जी सबसे पहले मुझे बताएं प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आती हैं, बोलें शाबाश, शाबाश, लैंड और, लैंड और, ओके जी। प्लांट, प्लांट क्या जी, प्लांट, प्लांट या मशीनरी की बात की जा रही है, क्या की जा रही है, इक्विपमेंट में बताएं जी। बाकी जो बच गया और वो क्या उसका नाम है, ये 16 के मुताबिक डील होना है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, व्हीकल हो गया, ये आपका एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जानी है, बोले इक्विपमेंट में आ जानी है। कहता आर टेंजिबल आइटम्स, ये क्या होते हैं जी, एसेट नॉन करंट ना दो तरह के हैं, एक है जी टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल। एक क्या है जी, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनसे हमें फायदा तो मिलना है 1 साल से ज्यादा के अरसे में, सेवरल ईयर्स, और उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जिस तरह जी ये प्रोजेक्टर हो गया, ये लैपटॉप हो गया, एसी हो गया, गाड़ी होगी, ऐसी है ना बच्चों, बिल्डिंग होगी, लैंड, ये सारे क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं। क्या है बच्चों, इनटेंजिबल वो होते हैं जी जिनसे फायदा तो सेवरल ईयर्स पर मुश्तमिल हो, लेकिन बोले शाबाश उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है जी। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आप FAR 2 में जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे बच्चों। इनटेंजिबल एसेट्स, इसके लिए स्टैंडर्ड है IAS, बोलें 38, IAS उधर जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कहता जी टेंजिबल आइटम्स, कहता प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स, जी ठीक हो गया जी। कहता आर हेल्ड फॉर यूज, अब आपको ना ये बताने लगा है, अब जरा डेफिनेशन पे गौर फिक्र करना है आपने। आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और
कहता वो एसिड जो आपके पास पड़े हुए हैं आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं चीजों को बनाने के अंदर या बेचने में, ऐसे ही है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जी प्लांट है जी, उससे चीजें बन रही हैं, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर ही तो प्लांट लगा हुआ है, गाड़ी है जी, गाड़ी पे क्या करते हैं जी, जी आप सप्लाई वगैरह कर रहे होंगे, ऐसे ही है बच्चों। यानी अगर सादा बात करूं तो अपने इस्तेमाल की जो चीजें हैं जो आपके पास पड़ी हुई हैं और उनसे फायदा मिलना है 1 साल से ज्यादा के अरसे पे, वो क्या हो जाएंगी, बोलो शाबाश, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इधर कर लें 1, इसको क्या कर लें बच्चों 1, क्या कर लें जी 1। आगे कहता और फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर रेंटल टू, और कहता रेंटल टू अदर्स, कहता जी आपके पास ना बहुत सारे नॉन करंट एसेट्स हैं, अगर आपने इस मकसद के लिए लिए हैं कि इनको रेंट पे दे देंगे, क्या कर देंगे, कहता जी ये आपका है जी नॉन करंट एसेट, सही है जी, इसको आपने डील करना है IAS 16 के मुताबिक, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या बच्चों, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी बच्चों, क्या, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी। कहता जी कोई भी एसेट आपके पास ऐसा है जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपने लिया ही इस मकसद के लिए है कि इससे रेंटल्स कमाएंगे, क्या करेंगे, कहता जी वो आपका है जी IAS 16, क्या है जी, उससे आपने डील करना है IAS 16 के मुताबिक। कहता एक्सेप्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आती हैं, बोले शाबाश, आपने साथ साथ नोट करते जाना है, साथ साथ नोट करना है, लैंड एंड, बोले शाबाश, वेल डन जी। ये 2 चीजें बच्चों अगर आपने रेंटल कमाने के लिए ली हैं, आपका मकसद रेंटल्स कमाना है, ये IAS 16 की तरह डील, बल्कि इसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, मैं लिखने लगा हूं इसका नाम ऊपर, IAS बोलें, ये बताया होगा आपको काउंटिंग में उस्तादों ने, इन्वेस्टमेंट, उधर कहते थे ये आपको पढ़ाया जाएगा FAR 1 के अंदर जाके, ये FAR 1 आ गई है जी, ठीक है, इसमें इंशाल्लाह आ जाना ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला स्टैंडर्ड, आसान है, बहुत आसान है जी, ये आपने साथ साथ नोट करते जाना है, साथ साथ शाबाश ना, इस तरह नोटिंग करते जाओ साथ साथ। मैंने अब 2-3 एग्जांपल आपसे पूछ लेनी है तो उसका जवाब आपने देना मुझे जल्दी से जी। पहला सवाल जी मेरा, गाड़ी है जी, और गाड़ी इस मकसद, गाड़ी है जी अपनी अपनी ऑनरशिप में है तो नॉन करंट एसेट ही, और मकसद ये है जी कि इसको, इससे ना रेंटल्स कमाएंगे, क्या करेंगे, बताएं जी, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है IAS 16 है या IAS 40, शाबाश जी। जनरेटर है और कहा जी लोड शेडिंग की भरमार है जी, तो जनरेटर से रेंटल कमाएंगे, क्या कमाएंगे जी, लोग ले जाएंगे रेंट पे दे देंगे जी, बताएं जी उसमें उसमें से रेंटल हमें रिसीव होंगे जी, बताएं शाबाश 16। लैंड है, लैंड या बिल्डिंग, बिल्डिंग है, बिल्डिंग को इस मकसद के लिए हमने एक्वायर किया कि इससे रेंटल्स कमाएंगे, क्या कमाएंगे बच्चों, रेंटल्स कमाएंगे, तो मुझे बताएं, है तो नॉन करंट एसेट, है तो नॉन करंट एसेट ना, फायदा मिलना है बहुत सारे सालों पे, लेकिन बताएं IAS 16 है, IAS 40, इसका ट्रीटमेंट, अच्छा है नॉन करंट एसेट ही, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है बच्चों, IAS 40, वो क्या है IAS 40, अभी तो नहीं पढ़ाना ना, अभी तो IAS 16 चल रहा है, IAS 40 इंशाल्लाह आ जाएगा थोड़े दिनों के बाद जी, बात समझ आ गई, ये रेंटल टू अदर्स वाला पॉइंट क्लियर हुआ जी आपको, ये पॉइंट क्लियर हुआ जी, ये दोबारा भूलना नहीं है, ये रेंटल टू अदर्स वाला पॉइंट जो है दोबारा जाके IAS 40 में आना है, और आपने फौरन कह देना सर हाँ ये लैंड और बिल्डिंग की बात हो रही है IAS 40 में, ओके जी जी। इधर लिखने जी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बच्चों, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी बेस बनाता है, क्या करता है, बेस बनाता है, क्या करता है, लिहाजा आपने फोकस से बैठना है, और जिन जिन बातों पर टिक लगवा रहा हूं वो पढ़ते जानी है, जो कह रहा हूं बस इसको इररिलेवेंट छोड़ दें, उसको छोड़ देना है। तीसरा, और फॉर एडमिन पर्पसेस, और फॉर इंतजामी उमूर को देखने के लिए अगर कोई एसेट एक्वायर किया तो बच्चों वो भी क्या है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। मैंने बहुत आसान इधर आपको समझा दिया, ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 का सादा मतलब ये है, अगर कोई एसेट हमारे पास पड़ा, हमने इस मकसद के लिए लिया
कि हम उसे अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उससे फायदा मिलेगा 1 साल से ज्यादा के अरसे पे, तो सादा बात करें तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ओके ओके जी, ओके जी। एडमिन पर्पस क्या होता है जी? इंतजामी उमूर। ऑफिस में आपके एसी लगे हैं, सही है जी, लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, वो ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हैं, एसी लगे हैं जी, एडमिन पर्पस के लिए, इंतजामी उमूर को मैनेज करने के लिए, सही है जी। ये क्या हो जाएगा, बोलें शाबाश? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ये क्लियर हो गया जी। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में 3 चीजें आती हैं, जल्दी से बोल दें जी। प्रोडक्शन और सप्लाई, दूसरा बच्चों रेंटल टू अदर्स, एक्सेप्ट। अच्छा मेरी बात सुने, ये आपने पढ़ना है ना अभी इधर, तो घर जाके जब पढ़े ना तो सोचना ना पड़े, घर जाके पढ़े तो फौरन फौरन आपको याद हो, बस 5-10-15 मिनट में गो थ्रू करना है बस आपने, ये ना घर जाके दोबारा पढ़ रहे हो। पढ़ना तो है कि घर जाके समझना नहीं है, घर जाके सिर्फ पढ़ना है। क्या करना है जी? रेंटल टू अदर्स में बता दें जी क्या है? सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स अगर आपने एक्वायर किए हैं इस मकसद के लिए कि कल को रेंटल पे देंगे, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, एक्सेप्ट। ओके बच्चों, पहले हमेशा जनरल रूल की बात करते हैं, फिर उसमें से एक्सेप्शंस की डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आसान हो जाती हैं चीजें जी। और फॉर एडमिन पर्पस ये आपको पता है, एंड ये जो आपको बात बताई, एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन 1, इधर साथ करके छोटा सा लिख लें, सेवरल ईयर्स। क्या? ओके बच्चों, और सही है? हेलो, सही है। अच्छा जी, अगली बात जो करने लगे हैं ना, ये जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। कहता इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फ्रॉम इनटेंजिबल एसेट्स। क्या बच्चों? इनके लिए स्टैंडर्ड आपको बताया है अभी, बोलें FAR 2 में जाके पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। है इरादा कि नहीं जी? पेटेंट, सॉफ्टवेयर्स, ये राइट्स को कहते हैं, पेटेंट्स वगैरह ना राइट को कहते हैं। आपके पास कोई लाइसेंस है, आपके पास राइट है, आपने अथॉरिटीज से ले लिया, ये सारी बातें उधर पढ़ेंगे, बस छोड़ें। कहता जी इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, कहता लिहाजा हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं सेपरेटली। क्या? जो काम की बात है ना वो पढ़नी है, इसमें नहीं घंटा लगा देना, इन्हें क्लासिफाई करना है सेपरेटली। क्या करना है? ऑल्दो दे आर ऑल्सो हेल्ड फॉर, कहता है ये लॉन्ग टर्म एसेट ही, कहता रही एंड आर ऑफन वाइटल टू बिजनेस ऑपरेशंस। कहता ये जरूरी है बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए, कहता लेकिन आपने सेपरेटली वाले लफ्ज को हाईलाइट कर लेना। और आगे उसने बता भी दिया स्टैंडर्ड कौन सा है इनके लिए, बोले शाबाश। बस इस पे इतना ही टाइम लगाना है। आगे आ जाए इन्वेंट्री। क्या बच्चों? इन्वेंट्री को हाईलाइट कर लें, इन्वेंट्री को हाईलाइट कर लें बच्चों। आप बच्चों याद रखिएगा इन्वेंट्री क्या होती है, यदि आपने कुछ चीजें खरीदी हैं बेचने की नीयत से, सही है बच्चों? सही है ना जी? वो आपकी इन्वेंट्री है। क्या है? आपने अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 7 था उधर जी, जिसके अंदर ना 2 सिस्टम थे इन्वेंट्री में, 2 सिस्टम, एक ना 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 एक पीरियोडिक और एक परपेचुअल जी। इन्वेंट्री बस सादा बात करूं ना, हमने चीजें बेचने की नीयत से खरीदी हैं, हमारे पास पड़ी हुई हैं, बस अब बड़ी सिंपल सी बात है, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन कहता जी इसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, बोलें शाबाश, IAS 2। और कहता इसको हम नॉन करंट एसेट नहीं कहते, कहते भी क्या है? करंट एसेट। ये बेचने की नीयत से चीजें खरीदी हैं। कहता जी ऑल्दो इन्वेंटरी आइटम यूजुअली हैव, कहता इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कहता दे डिफर इसको हाईलाइट कर लें, फ्रॉम पीपी बिकॉज, हाईलाइट करना है रीसेल के लफ्ज को, इन ऑर्डिनरी कोर्स को भी, बिकॉज दे आर हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, इन्वेंटरीज आर अकाउंटेड फॉर अंडर IAS। ओके बच्चों, ओके बच्चों। अब जो बातें पढ़ ली हैं, अब दोबारा ना इस पे गौर फिक्र ना करना पड़ेगा आपको, दोबारा एक दफा देखें तो 2-3 मिनट में रिवाइज हो जाए, बस इस नीयत से पढ़ना है आपने जी। लेकिन अब मैं आपसे एक मिसाल पूछने लगा हूं, एग्जांपल पूछने लगा हूं बच्चों, मुतवज्जे होना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर जी ये AC है हमारे पास, बताएं ये नॉन करंट एसेट है या करंट
जनरली ये नॉन करंट एसेट है। इसी पूरी दुनिया में IFRS के मुताबिक इसे नॉन करंट एसेट ही माना जाता है, पूरी दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, जिधर IFRS फॉलो होते हैं। अगली बात मेरी सुन लें, इनको हमने खरीदा है बेचने की नीयत से। अब ये IAS 16 से निकलेगा और किधर चला जाएगा? अच्छा, मैं जरा एक मिनट दीजिएगा, जरा ना थोड़ा सा इसे वजाहत कर लेते हैं एक दफा, जरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। हमने एसी खरीदा, क्या किया बच्चों? एसी खरीदा, क्या किया जी? जी हमने इसे कहा जी एयर कंडीशनर या हेयर कंडीशनर? अच्छा जी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इसको हमने क्लासिफाई किया पीपी के मुताबिक, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ओके बच्चों, अमाउंट बता दें अपनी मर्जी की आज। 4 लाख जी, 100 रुपया। ऐसी है, ले सर। ओके बच्चों, ये हमने कैसे इसको ट्रीट किया, बोले शाबाश? नॉन करंट एसेट। क्या बच्चों? अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं जी। हमने एसी खरीदा बच्चों, अच्छा मैं सॉरी लिख भी देता हूं, ये एसी है। क्या है? एसी है, ठीक है ना, एयर कंडीशनर। अच्छा जी, अगली बात सुन लें जी। हमने एसी खरीदा जी बच्चों किस नीयत से? बेचने की नीयत से। आप एंट्री बता दें। अब इसमें ना बच्चों दो सिस्टम है, एक है पीरियोडिक, एक है परपेचुअल, ठीक है जी। एक कहते हैं इसको परचेजेस को डेबिट करो, दूसरे कहते हैं इन्वेंट्री को करो। हमने ये पढ़ना है, बहरहाल FAR 1 में भी सारा हमने रिवाइज करना है, इसमें मेरा ख्याल है 1.5-2 दिन शायद लग जाए हमारे। बहरहाल अभी फिलहाल एक सिस्टम है, वो कहते हैं अगर आपने चीजों को खरीदा है बेचने की नीयत से, किस नीयत से? वो कहते हैं आप ना परचेजेस को डेबिट करो, दूसरे कहते हैं परचेजेस ही, आप किसको डेबिट कर दो? बिल्कुल सही बात है, कोई मसला नहीं है जी। बताएं शाबाश। 100। और इधर जी कैश, कैश नहीं दिया जी। ओके जी। अच्छा मैं ना ये परचेजेस रेस कर रहा हूं, इन्वेंट्री लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? ये स्टैंडर्ड बताएं कौन से, और मुझे बताएं ये नॉन करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट है। मैं लिखने लगा हूं इसके ऊपर, ये क्या है जी? जी ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे पता है, आपको पता होगा दो सिस्टम है, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें इसको इन्वेंट्री डील किया जाता है, ठीक है बच्चों। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, ये बात समझ आई आपको? मैं तीसरी एग्जांपल बनाने लगा हूं, बहुत तवज्जो के साथ, बहुत तवज्जो के साथ। आपके पास एक एसेट पड़ा हुआ था जिसको आपने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा। फॉर एग्जाम्पल जी ये ग्री वाले हैं, क्या हैं बच्चों? इन्होंने कहा जी इस एसी को हमने अपने ऑफिस में इस्तेमाल करना है। किधर इस्तेमाल करना है बताएं? ग्री वाले, हालांकि ये एसीओं को बेचने का काम है इनका, लेकिन इस एसी को इन्होंने क्या किया बोले? नॉन करंट एसेट के तौर पे डील कर लिया। क्या कर लिया? अब अगर कोई चीज किसी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक पहले डील की है, अब आपने किसी दूसरे स्टैंडर्ड में लेके जानी है, इसे कहते हैं क्लासीफाई, रीक्लासीफाई करना। क्या करना बच्चों? अब इधर देखें जी, मैं रिक्लासीफाई करने लगा हूं, बहुत तवज्जो से रिक्लासीफाई करने लगा हूं IAS 16 से। बोलें किधर? बताएं जी, बहुत तवज्जो से। इसका मतलब होता है पहले चीज इधर पड़ी है, फिर ये एरो या तीर के बाद चीज किधर चली गई? इस वाले स्टैंडर्ड में। मैं दोनों एग्जांपल्स करवाता हूं ना जी। आपने कहा जी दोनों एग्जांपल्स करवाता हूं, और इधर आ जाए जी, इधर बताएं चीज किस में पड़ी है? बोलें शाबाश से, बोलें। पहले चीज पड़ी है 2 में और आप किधर चली गई जी। मैं दोनों एग्जांपल्स करवाता हूं बारी बारी जी। चलें पहले देख लें, चीज पड़ी है IAS 2 में, हमने खरीदी है जी बेचने की नीयत से। किस नीयत से जी? अच्छा जी, इस टाइम किधर पड़ी है? बोलो शाबाश। IAS 2 में पड़ी है। किधर पड़ी है?
लेकिन अब इसका इस्तेमाल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? हमने कहा जी हमने इसको बेचना नहीं है, हमने इसे अपने ऑफिस में इस्तेमाल करना है। बताइए एंट्री क्या होगी? कैश कूश तो पहले दे चुके, पेबल शेबल सारे खत्म। बताएं कौन सा स्टैंडर्ड बढ़, किस स्टैंडर्ड के मुताबिक अब आपने ट्रीटमेंट करना है? सबसे पहले इधर देखो बच्चों, तरतीब सुने। इस टाइम किस स्टैंडर्ड में है? IS2। इसे कहते हैं रिक्लासिफाई करना। क्या करना? IS2 को कम कर दें। क्या कर दें? यानी इन्वेंट्री, मैं ब्रैकेट में लिख दूं जगह वो करंट एसेट। जी बोले शायद IS2 ये क्या हो जाएगा और डेबिट क्या होगा? मैं PP लिख दूं इधर। अब आपको पता चल गया ना PP। ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉन करंट एसेट। लें बच्चों, डन सर जी? कोई मसला है? कोई मसला? FAR1 से रिलेटेड पूछ रहा हूं जी। कोई मसला? बच्चों आपने नोट भी करना है साथ साथ। चलें एक मिनट दे दें, एक मिनट दे दें। मेरा ख्याल है आपने साथ साथ नहीं किया, फिर आपको टाइम दे दूंगा। अभी सुन लें, अभी सुन लेना, फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। इधर आए, इधर आए। इस टाइम आप किधर हैं? जल्दी बोलो शाबाश। जाना किधर है? एग्जाम्पल बताएं क्या होगी? खुद बताओ ना, मतलब एग्जाम्पल बताएं कि पहले क्या था अब क्या है। हमने कहा था, हमने हमारे पास एक नॉन करंट एसेट पड़ा है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल जी ये ग्री वाले हैं जी, इन्होंने कहा इनके पास एक एसेट होगा। इन्होंने कहा जी हमने बेचने की नीयत से नहीं खरीदा, खरीदा नहीं बल्कि हमारा अपना ही है। इन्होंने कहा जी हम इसे ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे। 8 10 15 दिन के बाद, महीने के बाद इरादा बदल गया। उन्होंने कहा यार नहीं खैर है, खुद गर्मी में बैठ जाएंगे। दुनिया के लिए कुर्बानी करता है ना बंदा, खुद गर्मी में बैठ जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी आनी चाहिए। इरादा बदल गया बच्चों। क्या बदल गया जी? बताएं बच्चों अब क्या करूंगा? नहीं, पहले 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 वो करवाएं ना। इस टाइम ये IS16 में पड़ा है। वैसे ये काउंटिंग के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पहले डेबिट होता है फिर क्रेडिट, लेकिन करने दे खिलाफ वर्जी, कोई मसला नहीं है जी। जिससे जाना है वो कम होगा। ये हो जाएगा 100 से, बोले शाबाश। और डेबिट क्या होगा? उम्मीद है बात समझ गए हैं। नॉन करंट एसेट बच्चों। और जी ये क्या है बोले जी? अब आप इस तरह कीजिए प्लीज। कैसे? ऐसे नोट कर लें। जी जी बच्चे, अवेलेबल फॉर यूज का मतलब? अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट तो PP में आता है जी। डेप्रिसिएशन इस पे आएगी ना, क्या उसका नाम है IS16 में? तो फिर क्यों आएगी? फिर तो स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो गया। अगर आपने एसेट को 6 महीने इस्तेमाल किया IS16 के मुताबिक, तो डेप्रिसिएशन कितने महीने की आनी चाहिए? और बाकी 6 महीने रहा IS2 में। अब IS2 के मुताबिक डील करना चाहिए या 12 महीने पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए? इसीलिए तो रिक्लासिफाई कर रहे हैं बच्चे जी। हर स्टैंडर्ड का अपना अपना ट्रीटमेंट है भाई। हर स्टैंडर्ड का अपना अपना ट्रीटमेंट है। ये ना असल में बेसिक्स हैं। ये क्या है? जब नोट कर लें फिर हाथ भी खड़ा कर दें कि सर हमने कर लिया, मुझे अंदाजा हो जाए फिर। ऑनलाइन वालों कर लो भाई, आप भी नोट कर लो बच्चों भाई। ये आगे एक टॉपिक आना है करेक्शन ऑफ एरर्स का, उसमें जाके तबाह दे जी। इसलिए अभी नोट कर लो ना, ये चीजें इस्तेमाल होनी ही आगे, इसीलिए तो टाइम लगवा रहे हैं इस पे जी। कर लिए बच्चों? चलें जी आगे चलें फिर।
कर लिया नोट? चले एक सवाल भी अब जहन में आ गया, एक सवाल भी जहन में आ गया जी, पूछता हूं आपसे अभी जी। तैयार हैं बच्चों? तैयार है ना? देखिए वो सवाल फिर साथ साथ ही जहन में आ रहे होते हैं ना जी। अकाउंटिंग का ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। क्या है बच्चों? 24। स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2024 पे। ईयर में 12 महीने ही होते हैं ना आजकल, कल 15 भी हुए थे, टाइम नोट करवा दिया था मैंने 8:08 पे। अच्छा जी, अगली बात बच्चों, अगली बात हमारे पास एसेट पड़ा हुआ है IS 16 में। किधर पड़ा है जी? IS 16 में। और रिक्लासिफिकेशन हो रही है 1 सितंबर पे। कब बच्चों? जी बताएं जी, IS 16 के मुताबिक कितने महीने इसको ट्रीट करना है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ जी, 8 महीने डील करना है IS 16 के मुताबिक और 4 महीने। बताएं इस एसेट पर डेप्रिसिएशन कितने महीनों की आनी है? हाँ 8 महीनों की। कितने महीनों की? और 4 महीने वो इन्वेंट्री के सूल हैं जी, वो इन्वेंट्री के सूलों को देखेंगे जाके, ठीक है? वो मैं रिवाइज करवाऊंगा इंशाल्लाह जी। IS 2 एसेट जी। अब मैं एग्जांपल चेंज करने लगा हूं, एग्जांपल चेंज करने लगा हूं इधर। ये रिक्लासिफिकेशन हो रही है 1 जून पे। कब बच्चों? बताएं IS 2 में कितने महीने रहा और IS 16 में कब चला गया? तो IS 16 में अवेलेबल फॉर यूज वाला कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? बताएं कितने महीने डेप्रिशिएट? शाबाश, छा छू गए हैं, शाबाश। चलें जी आगे, नहीं आ जाए इधर, जिधर से हमने बात स्टार्ट की थी। कहता इफ एन एंटिटीज मेन बिजनेस इज सेलिंग, तो नॉर्मली मशीन को नॉन करंट एसेट कहा जाता है, लेकिन इधर कुछ और है। कहता दो मशीन्स आर एंड आर नॉट क्लासिफाइड। क्या है? पहली बात तो ये है, आपने इसे पीपी में लेके ही नहीं जाना। ये वाली बात कह रहा है, ये वाली बात कह रहा है, लेके ही नहीं जाना, इधर ही रखना है। अगर कभी ले गए तो फिर आपने इस तरह कर देना है उल्टा। ओके बच्चों? अच्छा जी, कहता हाउ एवर द प्लांट एंड मशीनरी यूज टू प्रोड्यूस द मशीन फॉर सेल इज। अब अगली बात कहता द प्लांट एंड मशीनरी यूज टू। अच्छा अब सुने, कहता आपका काम है जी प्लांट या मशीन को बेचना, क्या करना? कहता लेकिन वो जो प्लांट एंड मशीन जिनको आप बेच रहे हैं वो किसी मशीन से ही बन रहे होंगे। कहता वो वाली मशीन आपके लिए वो पीपी है। अब देखिए ये थोड़ा सा जरा, कहता जी प्लांट एंड मशीन, आपका काम है प्लांट एंड मशीनरी को बेचना, सही है जी। कहता जी ये आपके लिए पीपी नहीं है बल्कि क्या है? इन्वेंटरी। कहता लेकिन ये प्लांट एंड मशीनरी आप जिस मशीन से, कहता आपका काम है मशीन को बनाना, कहता जी ये मशीन आप बेच रहे हैं, ये इन्वेंटरी है। कहता लेकिन इस मशीन को बनाने के लिए भी आपको किसी मशीन की जरूरत है। कहता ये वाली मशीन क्या है? कहता ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। मशीन पे मशीन ऐसे ही है भाई, जिसकी मदद से वो मशीन बन रही है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ये बात इधर इधर करना चाह रहा है। ओके जी। कहता जी द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस क्या होता है बच्चों? बोले शाबाश। कहता जी प्रॉपर्टी है, अगर बेचने की नीयत से खरीदी है तो ये आपकी इन्वेंट्री है। कहता जिसने बेचनी होगी उसने बेचारे ने अपने लिए भी तो कोई प्रॉपर्टी रखी होगी ना। कहता वो उसका क्या है? ये कॉर्पोरेट ऑफिस, कहता RPP, ये कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं जो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लिख लें शाबाश, जो बिजनेस अपने लिए इस्तेमाल करता है एडमिन पर्पस के लिए। और सही है बच्चों, हेलो। अच्छा जी, और समझ रहे हो बात? कहता बट द घर दे सेल आर इन्वेंट्री। आगे आ जाए रिकग्निशन जी। पहले रिकग्निशन का मतलब समझे, रिकग्निशन होती क्या है? रिकग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? रिकॉर्ड करना। अब सुन ले पहले ना बच्चों, सुन ले, अभी आपने स्टैंडर्ड जो है ना, हम स्टैंडर्ड्स आप पहली दफा पढ़ने लगे इसलिए जरा उसकी बात समझे।
रिकग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। अब चीज को जब रिकॉर्ड करना है ना बच्चों, याद रखिएगा, तो स्टैंडर्ड ने कोई क्राइटेरिया दिया होगा। क्या दिया होगा? अगर ये वाला क्राइटेरिया मीट करेगा तो ही आप चीज को किताबों में रिकॉर्ड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अब सुन लें जी, हम किसके रिकग्निशन क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं? बोलें। पीपी के ना। कहता द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी रिकॉर्ड या रिकग्नाइज का एक ही मतलब होता है, एज एन एसेट इफ एंड ओनली, सिर्फ तब रिकॉर्ड करेंगे जब इट इज प्रोबेबल दैट, इसका प्रोबेबल का मतलब ये नहीं होता 100%, कहता एन मुमकिन, एन मुमकिन। एक होता है पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है शायद, ये शायद से थोड़ी बेहतर वाली चीज है। कहता डेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द, मुश्किल बात का मतलब ये है, आपके पास एक नॉन करंट एसेट है और आपको एन मुमकिन है, आपका गालिब गुमान ये है कि इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। दूसरी शर्त यह है, पहली शर्त, दोनों शराइत का पूरा होना बैक वक्त जरूरी है। कहता द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कहता है एक रिलायबल आपके पास क्या होना चाहिए, एस्टिमेट होना चाहिए कि इसकी कॉस्ट इतनी है। क्या है जी? जी, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि रिलायबली द कॉस्ट ऑफ एन आइटम कैन बी रिलायबली मेजरेबल। ये एस्टिमेट का लफ्ज जरा एक्सपेंड करते हैं, जरा डिलीट करते हैं, सही है। कहता सादा बात, कहता आपको पता होना चाहिए रिलायबली, रीजनेबली आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस चीज की कॉस्ट इतनी। ओके जी, ये दोनों बातें पूरी होंगी तो आप किताबों के अंदर IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। जी, पहली बात ये आपने पढ़ लिए। अब इधर से मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं जी, एक एसेट है जी हमारे पास, प्लांट है। क्या है बच्चों? प्लांट है जी। क्या है बच्चों? प्लांट। और उस प्लांट की वैल्यू है जी 5 मिलियन। कितनी बच्चों? 5 मिलियन। बहुत तवज्जो से बात का जवाब देना है। 5 मिलियन उस प्लांट की क्या है बच्चों? वैल्यू है। क्या है? यानी कॉस्ट है, कॉस्ट है। कहता लेकिन उस प्लांट से हमारा ख्याल है कि हमें फायदा नहीं मिलेगा। कहता है गवर्नमेंट इजाजत ही नहीं देगी इस तरह के प्लांट से प्रोडक्शन करने की। मुझे बताएं, क्या आप एसेट को किताबों में रिकॉर्ड करेंगे? IS 16 के मुताबिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल नॉट फ्लो टू द एंटिटी। ओके, अगली एग्जांपल सुन लें बच्चों, बहुत तवज्जो से बातें सुननी है, थ्रेड थ्योरी पढ़ने का मजा भी आता है और थोड़ी टेक्निकल भी अगर हो जाए तो मुश्किल भी हो जाती है। अगली बात बच्चों, अगली बात, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एक एसेट है जी हमारे पास, यही प्लांट है, यही वाला प्लांट है भैया, इससे इतनी प्रोडक्शन हमने करनी, इतनी प्रोडक्शन हमने करनी, इतनी प्रोडक्शन हमने करनी। गवर्नमेंट ने कहा लेवल है यार, जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर लो, हमें कोई इतराज ही नहीं है, बल्कि हम तो खुश होंगे। आप प्रोडक्शन करेंगे, चीजें बेचेंगे, इकोनॉमी का फायदा होगा। सही है भाई। कहता जी हमें तो खुशी होगी इस बात से, हम टैक्स से आपसे टैक्स भी कलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा जी, लेकिन मसला ये आया कि जी उसकी कॉस्ट जो है ना वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है, पता ही नहीं है उसकी कॉस्ट कितनी है। क्या जी सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल है भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जी, वो ना प्लांट यूनिक है। क्या है? इस तरह का प्लांट जिस कंपनी ने हमें बना के दिया, उसने बना के तो दिया, लेकिन कहता है कि रीजनेबली सर्टन नहीं है उसकी कॉस्ट कितनी है। आप कहेंगे ले सर उनको तो कॉस्ट पता होगी, चले नए वाले की तो पता होगी, पुराने वाले की। हमारा एक क्लाइंट होता था, मैं नाम नहीं उसका डिस्क्लोज करूंगा, उनके पास ना एक प्लांट था बायोफ्यूल, वो शुगर बनाने के लिए प्लांट था। वो प्लांट जो था ना भाई, इस टाइम ना वो पड़ा हुआ था, ठीक है जी, क्योंकि ना वो नई टेक्नोलॉजी आ गई थी तो अब उसकी जरूरत नहीं थी, अब नए नए प्लांट आ रहे थे, लेकिन वो प्लांट पड़ा हुआ था मार्केट में उसकी उसकी वैल्यू ना रीजनेबली सर्टन नहीं थी, पता नहीं थी, रिलायबली मेजरेबल नहीं थी। सही है सर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल ना हो। तो भैया जब भी कभी क्वेश्चन में आगा एक एसेट ऐसा है जिसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है, आप किताबों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते
एसेट को एज पर IS 16 यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये दोनों बातें समझ आ गई हैं आपको? आ गई हैं बच्चों? और मुझे बताएं रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? रिकॉर्ड करना। अगली बात आप सुन लें, एक है रिकॉर्ड करना, अगली बात आपसे वो करने लगा है मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट कहते हैं? किस अमाउंट पर मेजर करके रिकॉर्ड करना। लिख लें अपने पास। दो बातें हैं बच्चों, पहली है रिकॉर्ड कर, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होगा जब ये दो शर्तें क्या हो जाएंगी बच्चों? पूरी हो जाएंगी। अगला है हाँ रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना, क्राइटेरिया मीट हो गया। ये इन दोनों को आपने क्या करना है? क्रैम करना है। मैंने अभी तक किसी चीज को क्रैम करने का नहीं कहा, आपको क्रैम करना है। क्या करना है? ये पेपर में सवाल आ जाता होता है जी, ये पेपर में सवाल आता होता है जी। आपको ना फिर ये दो बातें लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपने कहना जी एसेट को तभी सिर्फ किताबों में IS 16 के मुताबिक रिकॉर्ड कर सकते हैं when it is probable that future economic benefits will flow to the entity and cost can be measured reliably। अच्छा अगली बात जी, अगली बात बच्चों, अगली बात। अब अगली बात है किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना। इसे कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं इसे? कहता है जी इनिशियल मेजरमेंट और मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन एन आइटम ऑफ पीपी दैट क्वालिफाइज। कहता पहले तो आप रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा करें ना, अगर वो पूरा हो गया फिर बात आनी है किस पे, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना है। ये बात समझे आपकी नहीं? कहता जी दैट क्वालिफाइज, कहता अगर एक एसेट क्वालिफाई कर ले रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब अगला सवाल क्या आना है? किस अमाउंट पर रिकॉर्ड होना है। कहता शैल बी मेजर्ड एट इट्स। कहता जी शुरू में तो एसेट हमेशा किस पर रिकॉर्ड होगा? अब ये ना उसने आपको कॉस्ट की डेफिनेशन बताई है, फिलहाल नहीं मैं पढ़ा रहा जी। इस तरह फिलहाल के लिए पी लिख दें या हल्का सा कट कर दें, हल्का सा, या पी लिख दें पेंडिंग जी। अब बच्चों हम डिस्कस करने लगे हैं, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। एसेट की कॉस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखें। क्या लिखें? 5-7 दफा लिख दें जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5-6 दफा लिख दें आप लोग बच्चों। ये बड़े सवालों के अंदर पॉइंट्स आते हैं मिक्स होके। कहता जी आप लोगों ने वैसे इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में भी ये बातें पढ़ी होंगी। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कहता था कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी कंप्राइजेस का मतलब होता है मुश्तमिल होना। कहता जी सबसे पहले तो इट्स परचेज प्राइस। क्या बच्चों? परचेज प्राइस। कहता जितने का एसेट आपने दुकान से जाके खरीदा इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी। क्या बच्चों? कहता नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। कहता आफ्टर, कहता इनमें से आपने माइनस कर देना है। अगर कभी उसने आपको बताया डिस्काउंट इतना है, सब्सिडी या रिबेट्स का की मतलब होता है जी, सब्सिडी और रिबेट का मतलब होता है जी गवर्नमेंट ने आपको क्या कर दिया जी, थोड़ा फैसिलिटेट कर दिया। एसेट था 50 रुपए का, एसेट कितने का था? गवर्नमेंट ने कहा जी 5 रुपए हम दे रहे हैं जी, ये सब्सिडी है। और रिबेट क्या होती है? इसमें भी गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर रही होती है। ये असल में इंपोर्ट पे होती है रिबेट। किस पे होती है? और क्या उसका नाम है, सॉरी, एक्सपोर्ट पे। आपने एक्सपोर्ट की, गवर्नमेंट ने खुश होकर आपने कहा जी रिबेट है जी, ये आपका तोहफा, इनाम हमारी तरफ से, गिफ्ट। ठीक है जी, और बात समझ रहे हैं जी? इधर तो माशाल्लाह एक्सपोर्ट होगी तो फिर ही है ना रिबेट मिलेगी। चलें बहरहाल, अगर लफ्ज आ गया रिबेट का और बच्चों सब्सिडी का या डिस्काउंट का, इससे आप क्या कर देंगे बच्चों? इससे डिडक्ट कर देंगे कॉस्ट में से, ये जो आपने दुकान से जाके चीज खरीदी होगी। आपने डिस्काउंट तरह के हैं, एक है ट्रेड और एक है जी कैश या सेटलमेंट। मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको अगले लेक्चर में। अच्छा जी, अब बच्चों अगली बात सुन लें बहुत तवज्जो के साथ। टैक्सेस भी दो तरह के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं बच्चों? आपके लेवल पे ना, असल में हम FAR 1 का पर्चा पढ़ रहे हैं, हम टैक्स का पेपर नहीं पढ़ रहे, सही है? इसलिए आपकी आसानी के लिए अगर बच्चों ये नाम लिख दिए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, FED का मतलब होता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। क्या होता है बच्चों? ये अब खैर बहुत कम चीजों पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सब पे टैक्स ही लग रहा होता है। फेडरल FED बहुत कम चीजों पे है। ये असल में वो टबैको वाली जो चीजें हैं ना, सिगरेट शिगरेट, ये वो इन पे FED लग रही है, सही है बच्चों? अच्छा जी, और भी 2-4 चीजें हैं, कम है, बहुत कम है, 2-4 नहीं, थोड़ी ज्यादा लेकिन कम है। कहता उसके अलावा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है बच्चों जी? इंपोर्ट भी होती है नॉर्मली, और अगर लफ्ज लिख दिया जाए इंपोर्ट ड्यूटी बच्चों, अगर तो इसके साथ लफ्ज लिखा जी रिफंडेबल टैक्स,
तो याद रखिएगा रिफंडेबल का मतलब है जो आज आपने पेमेंट की है ये आपको वापस मिल जानी है। कहता इसको कभी भी आप कॉस्ट का पार्ट ना बनाएं, कभी भी इसको कॉस्ट का पार्ट। और अगर लफ्ज लिखा है नॉन रिफंडेबल, इसको क्या करें बोले शाबाश, इसको इमीडिएटली क्या कर लें आप कॉस्ट का पार्ट बना दें। क्या बना दें? कहता पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम इट इज कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है चीज की कॉस्ट का क्या कर देना, पार्ट बना देना, इनटू द कॉस्ट ऑफ प्लांट। यानी 10 रुपए के लिए आपने टैक्सेस पे किए, लफ्ज मैंने ऊपर लिख दिए आपको, प्लांट डेबिट कैश बैंक या पेबल, बोले शाबाश क्रेडिट। और अगर रिफंडेबल है तो क्या करें, वो आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस आउट कर दें। क्या कर दें? और जब रिफंड होगा तब देखेंगे, वो टैक्स में जाके देखिएगा डिटेल इसकी। अच्छा जी, कहता जी ये एक्सपेंस है जी, फिलहाल सही है ना, सादा अगर बात करूंगा एक्सपेंस को भी छोड़ें, कैपिटलाइज नहीं करना। और अगर कभी गलती से उन्होंने एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया इसको, तो आप क्या करेंगे फिर जी? कहता जी एसेट है आपका 90 रुपीज का, कितने का? कहता 10 रुपए के क्या हैं जी, रिफंडेबल टैक्सेस हैं, गिवन है। बताएं इसको इग्नोर करना है या ऐड करना है? इग्नोर। लेकिन कहता जी एसेट आपका 100 रुपए का है, शो हो रहा 100 रुपीज का, कहता इसके अंदर 10 रुपए के रिफंडेबल टैक्सेस हैं, आप क्या करेंगे? मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाईजान? समझ गए बात मेरी क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा जी, अगली बात जो आई क्या आपका है जी, फेवरेट। क्या वो असल में अक्सर ना साइलेंट रखता है क्वेश्चन को, क्या करता है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग नेचर ऑफ टैक्स, कि रिफंडेबल है या बोलो, कहता वी विल एज्यूम टैक्सेस। ओके बच्चों, अब ये चीजें भूलने वाली नहीं है, ये चीजें नहीं भूलनी आपने। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए जी? आप ऐसे कीजिए, जल्दी से ना 2-3 मिनट में इसको नोट कर लें, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं है। और ना भाई मेरे लेक्चर रोक दो इधर, ऑनलाइन वालों, मैं जरा क्या उसका नाम है, आप भी 2-4 मिनट में नोट कर लें इसको, फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जी।